नमस्कार, मैं रितु तोमर और आप देख रहे हैं बड़ी बहस के इस सेगमेंट में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा का आज विषय है छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी का संगठन। दरअसल मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप और विधायक दल की करीब 3 घंटे बैठक चली। इस बैठक में बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को समझा और बीजेपी विधायकों की स्थिति, पिछले चुनाव परिणाम सहित संगठन की गतिविधियों को लेकर उनसे चर्चा की। बीजेपी विधायकों ने सरकार को घेरने के लिए किस तरह के मुद्दे उठाए हैं, संगठन को मिले कार्यक्रम का कितना पालन हुआ है, इसके अलावा तिरंगा यात्रा को लेकर संगठन की तैयारियों को लेकर उनसे विस्तार से चर्चा की। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो अजय जामवाल का पूरा फोकस आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रदेश के दौरे पर आए हैं अजय जामवाल और वे अगले 2 दिन पार्टी पदाधिकारियों, मोर्चा प्रकोष्ठ के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल प्रदेश संगठन में जान फूंक पाएंगे? क्या उनके आने से संगठन में चल रही आपसी खींचतान पर लगाम लगेगी? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको अजय जामवाल के दौरे को लेकर प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों में हो रही राजनीतिक बयानबाजी को सुनवाते हैं। सुनिए। निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट जो एक कठिन क्षेत्र था, दुरूह क्षेत्र था, जो एक्सट्रीमिस्ट का क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में जब उन्होंने कमल का झंडा फहराया है तो छत्तीसगढ़ तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वाला क्षेत्र है। यहाँ पर उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में फिर से बीजेपी का झंडा जो है पूरे देश में फहर रहा है, छत्तीसगढ़ में भी फहरेगा। है कि भारतीय जनता पार्टी की एक नई प्रभारी भी आई थी। अब तो उनको यहाँ पे आए लगभग 1 साल से अधिक हो गया है। आने के बाद लगातार हंटर चलाने का काम उन्होंने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में न वो एकता स्थापित कर पाई, न भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दे दे पाई, न भारतीय जनता पार्टी की जो विश्वसनीयता छत्तीसगढ़ की जनता में समाप्त हो चुकी है उसको पुनः स्थापित करने के लिए कोई प्रयास कर पाई। तो अजय जामवाल भी नए आए हैं तो स्वाभाविक है कि उनको जिम्मेदारी मिली है तो मीटिंग करेंगे, परिचय प्राप्त करेंगे, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपसी सामंजस्य का अभाव है। उनके यहाँ जो मतांतर है, जो आपसी फूट है, उससे कैसे निपटेंगे अजय जामवाल, यह उनके लिए बड़ी चुनौती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका सुरेंद्र जी, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भाजपा नेत्री हैं। स्वागत है आपका लक्ष्मी जी, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका के जी, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले के जी, मैं आपके पास ही आती हूँ, आपसे ही शुरुआत करूंगी। देखिए फिलहाल क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ की, आप जानते हैं बेहतर तरीके से। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दोनों ही दल अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही पूरी तरह से हर संभव कोशिश की जा रही है कि विधानसभा चुनावों में अपनी पैठ बनाई जा सके। लेकिन फिलहाल अगर बीजेपी की बात करें तो अजय जामवाल वहां पर पहुंचे, बैठक भी ले रहे हैं। अजय जामवाल के ऊपर बीजेपी का इतना भरोसा क्या वाकई में बीजेपी के लिए सही साबित होगा? जामवाल जी एक भाजपा के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में एक अच्छा काम किए, जिसके चलते हुए 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, 4 में एनडीए की सरकार बनी। ये रहा तो पंजाब में भी वे रहे तो अकाली दल के साथ मिलकर उनकी सरकार बनी थी भाजपा में। तो एक उत्साह लेकर के आए हैं यहाँ पे। आज उन्होंने ये भी कहा है कि माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेकर वे यहाँ आए हैं। और इसके साथ ही जामवंत के बारे में यदि मैं 2 लाइन में बात कहूँ तो इसमें एक जामवंत की भूमिका थी, रामायण में जो उल्लेख होता है वही जामवंत की यहाँ पे एक वरिष्ठ एक सैनिक के रूप में जो भूमिका रहती है वही यहाँ पे है। कार्यकर्ताओं में कैसे उत्साह पैदा कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी जब समुद्र लांग नहीं पा रहे थे, कार्यकर्ता जब पराजित हो रहे थे तो वही एक उनमें उत्साह भर के हनुमान जी को ये कर दिया कि आप लांग सकते, उनकी ताकत का एहसास करा। वैसे यहाँ कार्यकर्ताओं को उनकी ताकत का एहसास कराने वाली बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आज कल और आज 2 दिन की जो बैठक हुई उसमें प्रमुख बातें जो आई कि हार के कारण क्या थे, उसमें कार्यकर्ताओं जो पदाधिकारी थे, प्रमुख पदाधिकारी जिनकी बैठक हुई उसमें ये बात सामने आई कि हार के कारणों में एक तो कार्यकर्ताओं में निराशा की बात आई, अधिकारी राज की भी बात आई है। तीसरी बात जो आई है कि
कुछ कैंडिडेट बदलने थे, ये बात भी आई है। चौथा, जो मैनिफेस्टो को लेकर जो बात है, जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस का रहा वो कहीं भारी था। ये 4 बातें प्रमुख रूप से कही गई है। अब इनके लेकर के उन्होंने संगठन को मजबूत करने का बात प्रमुख रूप से कही है कि उनको राजनीति से या भीड़ भाड़ आम लोगों से ज्यादा मतलब नहीं, वो यहाँ के लोग राजनीति करें, लेकिन संगठन को मजबूत करने की उनकी जो जिम्मेदारी है, तो देखना है वो कितने सफल हो पाते हैं यहाँ पे और कार्यकर्ताओं में कितने उत्साह आ सकता है, ये है। और जो दूसरी ओर हम कांग्रेस की बात करें तो मुख्यमंत्री जानते हैं कि अब फील्ड में जा चुके हैं। 27 विधानसभा क्षेत्रों का वे दौरा करके लोगों की भावनाओं को समझ चुके हैं और जो शासकीय योजना है उनका क्रियान्वयन कैसे इसकी जानकारी ले चुके हैं और वे अपने आप को संतुष्ट व्यक्त कर चुके हैं कि पूरे जो योजना है उससे हम संतुष्ट हूं और संतोषजनक काम चल रहा है। ये कांग्रेस की स्थिति है। जो घोषणा कांग्रेस ने की, कांग्रेस की कमियों को लेकर, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की बात भाजपा में हो रही है, जिसमें प्रमुख रूप से 2023 विधानसभा के साथ 2024 विधानसभा लोकसभा चुनाव की भी तैयारी साथ साथ की जानी है। ये भी बात आज सामने आ गई है। अब जामवान के ऊपर जो भरोसा राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है वो देखना है कि छत्तीसगढ़ में कितना कारगर साबित होता है। 71 विधायक है यहाँ पे और भाजपा मात्र 14 में है, तो इसको कैसे 46 तक के ले जाना है, 40 से 46 अधिक, तो ये टेढ़ी खीर के समान है। यदि जामवान भी यहाँ सफल होते तो निश्चित रूप से उनकी राष्ट्रीय छवि में निखार होगा। और भाजपा ये आरएसएस से जुड़े हुए रहते हैं, जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश का भी प्रभारी है, लेकिन वहां भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, इसलिए इनका मुख्यालय जो है रायपुर ही रहेगा और छत्तीसगढ़ को ज्यादा प्राथमिकता। तो यानी कि आपका केके जी ये कहना है कि अगर देखें तो अजय जामवाल की उपस्थिति बीजेपी के लिए एक सही फैसला साबित होगी। चलिए इस बारे में सुरेंद्र वर्मा जी से बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, देखिए केके जी ने तो ये कह दिया है कि बीजेपी के जामवंत है जामवाल, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? पार्टी का असल चरित्र अधिनायकवाद और पूंजीवाद सामने आया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, सच्चिदानंद उपासने जी का बयान आया था कि यहाँ भाजपा में, यहाँ छत्तीसगढ़ में परिश्रम करने वाले के बजाय परिक्रमा करने वालों को पद बांटे जा रहे हैं, परिश्रम करने वालों की उपेक्षा होगी। उसी प्रकार से स्वर्गीय युद्धवीर जुदेव जी ने तो स्पष्ट आरोप लगाया था कि भाजपा छत्तीसगढ़ में चंद पूंजीपतियों के कब्जे में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो 3 प्रभारी पहले से है, डी पुरंदेश्वरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अगला विधानसभा चुनाव किसी के चेहरे पे नहीं लड़ेंगे। जिनके चेहरे पे 3-3 बार सरकार बनाए, जो 3-3 बार प्रदेश के मुखिया रहे, उनसे अब इतना परहेज क्यों? शिव प्रकाश जी जो इनके प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि अपने पुरुषार्थ पर नहीं, रमन सिंह जी की सरकार 3 बार जो बनी है वो पी टीम, जो जोगी कांग्रेस के साथ इनकी साठगांठ होती थी, उसके चलते बनी है। नितिन नवीन जी जो नगरीय निकाय चुनाव हुए उसमें गली गली घूमते दिखे, उन्होंने किसी भी बड़े नेता या भाजपा कार्यकर्ताओं को साथ में लेने का प्रयास भी नहीं किया। तो मेरा तो यह सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि कैसे बिना कार्यकर्ताओं के, बिना नेताओं को महत्व दिए कैसे रिमोट कंट्रोल से सरकार चला सकते हैं। दूसरी बात ऋतु जी, जो लगातार इनकी नीतियां रही है पूरे देश में, जो संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करके, वो प्रयास भी यहाँ पर करके देख लिया गया। आईटी की टीम, ईडी की टीम और तमाम केंद्रीय मंत्री उतारे गए एक के बाद एक, उसके बाद भी इनको निराशा ही हाथ लगी है। और जो आरएसएस से जुड़े नेता है, इसके पहले भी राम माधव का बयान आपको याद होगा, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि भाजपा जो उस स्थिति में है कि बिना चुनाव लड़े ही सरकार बना सकती है। जहां तक नॉर्थ ईस्ट की बात है, नॉर्थ ईस्ट में इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश में इनके आधे से ज्यादा विधायक दूसरी पार्टी से आए हैं। 3-3 मुख्यमंत्री इनके यहाँ ऐसे बनाए गए हैं, 4 मुख्यमंत्री जो दूसरी पार्टी से, उसमें 3 कांग्रेस से आयातित है। तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार 15 साल इनके वादा खिलाफी और सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि बिना चुनाव लड़े ही बीजेपी अपनी पार्टी बना सकती है, यानी कि आप खतरा मानते हैं बीजेपी को? ना, यहाँ छत्तीसगढ़ में तो षड्यंत्र के लायक भी नहीं छोड़ी यहाँ की जनता। और रमन सिंह जी ये कारण जानना चाहते हैं, रमन सिंह जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा था रायगढ़ कार्य समिति की बैठक में कि 6 महीना कमीशन खोरी छोड़ दे भाजपाई, 30 साल सरकार नहीं जाएगी, ये माने नहीं। और उनका 15 साल के वादा खिलाफी को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है। और अब जो जनता के उम्मीदों पर 100% खरी उतरती भूपेश बघेल सरकार, चाहे वो कर्जमाफी का वादा हो, चाहे वो रोजगार देने का वादा हो, गोधन न्याय योजना हो, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना हो, वनोपज का संग्रहण जो 600% बढ़ा है, तो छत्तीसगढ़ की जनता ये परिवर्तन देख रही है। और रमन सिंह का हालिया बयान आया था ऋतु जी, ये तमाम अखबारों में जो अभी 25 मई को जो कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये रमन सिंह की स्वीकारोक्ति जो है वो हकीकत को बयान करती है कि इनके 14 विधायक 6 से ज्यादा गुट
इनके आपसी सिरफटौल मची हुई है, उससे भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो दुखी है। हताशा और निराशा का माहौल है। जो बौखलाहट इनके नेताओं में दिख रही है, जो झूठ और भ्रम इनके द्वारा परोसे जा रहे हैं, जो गलत बयानी इनके नेताओं के द्वारा आ रही है, इससे इनकी विश्वसनीयता और खत्म होती जा रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में जनहितैषी काम हो रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार की देन क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती असमानता, चंद पूंजीपतियों के 12 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ करना। तो ये भाजपा का जो चरित्र है और भाजपा के अंतर विरोध जो इनके नेताओं के अंदर है, उसके चलते छत्तीसगढ़ में जर्जर स्थिति में पहुंच रही है भाजपा संगठन जो है। ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ठीक है। जो उपचुनाव हुए विधानसभा के, नगरीय निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, 27 में से 20 जिला पंचायतों। ठीक है, यानी कि सुरेंद्र जी आपका ये कहना है कि भले ही अजय जामवाल ने और प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनवा दी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर समीकरण बिल्कुल अलग है, स्थिति बिल्कुल अलग है, यहाँ ये संभव नहीं है। लक्ष्मी वर्मा जी जवाब दीजिए। सुरेंद्र वर्मा जी का भी मैं बात सुन रही थी और वो जिस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के संगठन को, ढांचा को, अभी वर्तमान में उनके स्वयं के मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है पंचायत विभाग से और उन्होंने स्पष्ट रूप से 4 पन्नों में अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को कहा है कि वो जो गरीबों के लिए आवास आए थे उसको 10 लाख आवासों को वापस कर दिया है। और भी बहुत से, चाहे पेशा कानून के तहत बात किए कि जो समिति बनाई थी उस समिति के पूरे निर्देशों को छोड़कर वो अपने ढंग से अलग नीति बनाया और जिस ढंग से पंचायत मंत्री होने के नाते एक पंचायत विभाग का दायित्व एक संवैधानिक रूप से मंत्रिमंडल को होता है, लेकिन एक अधिकारियों की टीम बना के उनके सुपुर्द किया गया है, तो ये बताता है कि गुटबाजी क्या है। आप आरोप लगाना छोड़े और अपने अंदर देखे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत पार्टी है, विचारधारा के साथ चलने वाली पार्टी है। ठीक है, हम स्वीकारते हैं कि आज हम कहीं न कहीं चूके हैं, लेकिन ये चूक ऐसी नहीं है कि हमेशा के लिए है। आप छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद 15 साल तक सत्ता से बाहर रहे, 15 साल सत्ता से बाहर रहे, इसका जवाब दीजिए। इसका जो उदाहरण है, आज पूरे पार्टी जो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी रही है, आज तक 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। वैचारिक रूप से जो विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की जो विचारधारा है वो एक है, पार्टी का मूल मंत्र एक है, सभी का जो लक्ष्य है वो एक है। तो व्यक्ति बहुत से होते हैं पार्टी में, संगठनात्मक स्तर में, हर पार्टी में, तो सबकी इच्छा होती कुछ बने, लेकिन पार्टी का आदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए सर्वोपरि है। ठीक है, हमारे बीच में संगठन मंत्री जी आए हैं, निश्चित रूप से एक व्यवस्थात्मक रूप से संगठनात्मक जिम्मेदारी जो है वो समय समय में परिवर्तित होते रहती है और क्षेत्र में आज चुनाव है, एक पार्टी जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आने वाले समय में राजनीतिक पार्टी जो है वो चुनाव में जो प्रदर्शन को कितना बेहतर कर सकती है और क्षेत्रीय स्तर पे संगठनात्मक को कैसे दिशा दशा दे सकती है, इसके लिए निश्चित रूप से हमारे बीच में हमारे संगठन मंत्री जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में अजय जामवाल जी आए हैं और उनके मार्गदर्शन में पार्टी बिल्कुल गुटी राजनीति से हटके काम करेगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी। जिस ढंग से कांग्रेस ने वादा खिलाफी किया है, अभी देख रहे हैं प्रदेश में पूरे, चाहे वो कर्मचारियों का हड़ताल हो, ठीक है, चलिए, ठीक है, स्वास्थ्य कर्मचारी है, सारे कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज तक के ये एक भी पैसा रूरल डेवलपमेंट के लिए दिए हैं तो बता दे। ठीक है लक्ष्मी जी, यानी कि आपका ये कहना है कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं और ऐसे में जब अजय जामवाल जी आए हैं तो वो आकर जरूर संगठन को मजबूत करेंगे ताकि कांग्रेस के आगे मजबूती से बीजेपी खड़ी हो सके। सुरेंद्र जी क्या कहना चाह रहे थे आप? बहुत देर से बोलिए। मैं आप एक एक करके प्रमाणित करता हूँ, समय दीजिएगा। जो 10 लाख आवास की ये बात कर रहे हैं, विधानसभा में भार साधक मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने लिखित जवाब में ये बताया है कि जो 3,08,000 आवास थे वो 2023 तक का लक्ष्य था, जिसको केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 2024 किया है
और 74,000 आवास उसमें से बन चुके हैं। बाकी पैसा वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ये बताएं कि मोदी सरकार किस बात का बदला लेना चाहती है छत्तीसगढ़ के गरीबों से। ये बार बार झूठ बोलते हैं 10 लाख आवास 10 लाख आवास। विधानसभा के पोर्टल में ये लिखित जानकारी उपलब्ध है और ये झूठ बोलना बंद कर दे। दूसरी बात, पैसा कानून को लेकर बात करते हैं। 1996 का कानून है, 15 साल ये सरकार में रहे तब ये नियम बनाने को आती है उनको। हमारी सरकार ने तो लगातार लगभग 6,000 गांवों में जो प्रभावित क्षेत्र हैं, सरगुजा और बस्तर के जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, उनसे ग्राम पंचायतों से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, आदिवासी समाज से जो है वो वार्तालाप करके, मीटिंगें करके पैसा कानून के नियम बनाए और उसको कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गया। ये तो आरोप लगाने के लिए भी भाजपा नेताओं के पास में अपना पुरुषार्थ नहीं है, वो हमारे मंत्रियों का आड़ लेते हैं। तो देखिए, किसी मंत्री के पद पर बने रहना ना बने रहना ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। मंत्री पद से इस्तीफा देना जो होता है वो कैबिनेट से बाहर होना होता है। किसी भी पद या किसी भी विभाग का फेरबदल जो है मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। ये बार बार झूठ बोलना छोड़े और ये बताएं, ये पूछ रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और पुल पुलिया के लिए 40,000 करोड़ का बजट है। ये बोलते हैं 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। 3,000 स्कूल भाजपा के कुशासन में रमन सिंह के दौरान बंद किए गए थे, जिसको हमने पुनः शुरू किया। 171 स्वामीनाथन आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरू किया। 240% स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर 1300 हुआ करते थे रमन सिंह के राज में 2018 तक, आज जो है 3600 से अधिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। जो ब्लॉक के अस्पताल है, पीएचसी है, वहां भर्ती की सुविधा है। तमाम जिला अस्पतालों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने हैं। तो ये बदलाव छत्तीसगढ़ की जनता महसूस कर रही है, देख भी रही है। इसी प्रकार के गलत बयानी के चलते भारतीय जनता पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो रही है। और जिस प्रकार से चुनाव के दौरान भी हमने देखा, नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता, भिलाई की एक महिला बहन थी, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, स्पष्ट आरोप लगाया गया कि जो भाजपा की प्राथमिक सदस्य नहीं है उसको टिकट बेचा गया। तो लगातार कार्यकर्ता और नेताओं के हक का गला घोटना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और ये बताएं कि जैसे रमन सिंह जी के चेहरे से परहेज किया जा रहा है, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक जैसे नेताओं को भी ना कोई, देखिए रमन सिंह जी तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कौन सी जिम्मेदारी, ना टेरिटोरियल ना फंक्शनल कोई प्रभार दिया गया हो पिछले 4 साल में, तो बताएं। तो इनके कथनी और करनी में फर्क है। इनका मूल एजेंडा पूंजीवाद है, अधिनायकवाद तरीके से कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटना इनका चरित्र है। कितने जगह की बात है सुरेश जी? ठीक, लक्ष्मी जी बताइए, बात रख रहे हैं जी, बताइए पूछिए, आप पूछिए क्या सवाल है? बोलिए लक्ष्मी जी। जो है आप जिस ढंग से बात रख रहे हैं वो बिल्कुल गलत है सरासर। आज पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। आपकी कांग्रेस की सरकार को देखे, प्रभारी महामंत्री शिव प्रकाश जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जोगी कांग्रेस से साठगांठ करके अंतागढ़ जैसे षड्यंत्रों के चलते आप 15 साल सरकार में रहे। ये मेरा आरोप नहीं है, आपके प्रभारी महामंत्री शिव प्रकाश जी ने कहा। याद करिए, रमन सिंह जी तो कहते थे कमीशन छोड़ दीजिए, आप लोग एक ही करके बोलिए सुरेंद्र जी, लक्ष्मी जी, एक ही करके बोलिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे। लक्ष्मी जी आप बात पूरी कीजिए। सुरेंद्र जी आपने बात की, जब आप बोल रहे थे लक्ष्मी जी चुप थी। लक्ष्मी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आज भारत की जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक पार्टी के एक व्यक्तिवाद की राजनीति से नहीं उभर पाई है। आज तक के जो देश के विकास होना चाहिए उसको कर नहीं पाई है। और ये कांग्रेस जो बात करते हैं, आज 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें समय दिया। निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा कि स्वीकार करते हैं कि जब लगातार हम शासन प्रशासन में होते हैं तो एक जनता की अपेक्षा होती, कहीं ना कहीं वहां हम चूके हैं। लेकिन इनका जो एक एजेंडा था उसमें आपने वादा करके वादा खिलाफी किया है। आज जनता के लिए आप जितनी योजनाएं गिन रहे हैं, एक भी योजना आप स्टेट गवर्नमेंट के फंड से नहीं दे रहे हैं। चाहे नरवा गरवा घुरवा बारी है, वो मनरेगा का जो फंड है उससे दे रहे हैं। आज फाइनेंस जो है वो केंद्र सरकार की पोषित योजना है। आज जीएमएफ के द्वारा जो भी आप गोबर खरीदी कर रहे हैं, सारी योजना जो है वो केंद्र पोषित योजनाओं के माध्यम से चला रहे हैं। आज आप एक भी पंचायत बताइए जहां आप डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो आप पैसा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, आप थोथा बात कर रहे हैं। आप रोजगारों को तो रोजगार दे नहीं पाए। आप 10 लाख रोजगारों को रोजगार देखने की बात की थी। आप 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात क्या आरोप लगा रही है कि यानी कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रही छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए?
सारे विभाग, सारी जनता, सारे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इन्होंने वादा खिलाफी किया है जनता से, और आने वाले समय में जनता बताएगी कांग्रेस को। ठीक है सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। रितु जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है अब आपकी आवाज। 15 साल किसानों को बोनस के नाम पर ठगने वाले किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं रितु जी? बिजली बिल हाथ योजना का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिल रहा है। ये गलत बात करते हैं कि डीएमएफ फंड से गोबर खरीदी हो रही है। ये डीएमएफ के पैसे को शहरी क्षेत्रों में वातानुकूलित ऑडिटोरियम बनाने, ऑक्सीजन बनाने में फूंकते रहे, जबकि उसका अधिकार खनन और उद्योग प्रभावित क्षेत्र के लोगों का होता था। किसान न्याय योजना का पूरा पैसा पाई एक एक रुपया प्रदेश सरकार के फंड से जा रहा है। सुन लीजिए, 15 साल ये सत्ता की मालाई चाटते, सत्ता की चाशनी में एकजुट होने का ढोंग करते रहे। सरकार जाते ही 6 से ज्यादा गुट, इनके धर्मलाल कौशिक का अलग गुट, अजय चंद्राकर जी का अलग गुट, शिवरतन शर्मा जी का अलग गुट, रामविचार नेताम का अलग गुट, ननकी राम कंवर का अलग गुट। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सबके सामने है। नान और धान के घोटाले, 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के 36,000 करोड़ का नान घोटाला करने वाले अगस्ता और पनामा में अभिषेक सिंह कौन है, रमन मेडिकल किसका पता है, अंतागढ़ और नागरिक सहकारी बैंक में उमेश सिन्हा का बयान याद करें। 1-1 करोड़ रुपया ब्रिजमोहन अग्रवाल, रमन सिंह को देने का जो बयान था, नार्को टेस्ट की सीडी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जाती। तो छत्तीसगढ़ की जनता इनके 15 साल के कुशासन को भी भोगा है, और अभी के वादा की पूरा करने वाली सरकार जो खड़े उतर रही है अपने जनता की उम्मीदों में, उसको भी देख रही है। ठीक है, चलिए के जी आपके पास आती हूँ। देखिए आखिरी कमेंट दीजिएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम अजय जामवाल को देखें, भले ही उन्होंने दूसरे प्रदेशों में सरकार बनाई हो बीजेपी की, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के समीकरण की बात करें तो वो दूसरे प्रदेशों से एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी 15 साल राज कर चुकी है, अब कांग्रेस राज कर रही है, और कांग्रेस में भी हम ये देख रहे हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री की हम बात करें तो उनके चेहरे का प्रभाव है प्रदेश में। ऐसे में क्योंकि बीजेपी में संगठन में एक तरफ तो खींच है, दूसरी तरफ असंतुष्टि भी है, चेहरे को लेकर ही कई बार अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान भी आते हैं। अगर मुद्दों की बात की जाए तो उसको लेकर भी देखा जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उस पोजीशन पर नहीं है विपक्ष के तौर पर जो होनी चाहिए। तो क्या ये इजी होगा अजय जामवाल के लिए? जिस तरह का तरीके से अन्य प्रदेशों में उन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई है, तो छत्तीसगढ़ में भी पॉसिबल है? देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो आगामी चुनाव होने वाला है उसमें 15 साल बनाम 5 साल, ये एक मुद्दा प्रमुख रूप से रहेगा। उसके साथ ही घोषणा पत्र की बातें हैं, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता की जो बात की गई है, जो नरवा गरुआ बारी के माध्यम से, महिला स्वास्थ्य समूह के माध्यम से विभिन्न जो बढ़ रहा है, यहाँ तक कि अभी रक्षाबंधन में राखी के लिए बात आ रही है, चाहे अभी तिरंगा बनाने की बात, इस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने का ग्राम को करने का प्रयास किया जा रहा है। उससे लोगों में कितना प्रभाव पड़ा है, गोबर की खरीदी हो, चाहे गौमूत्र की खरीदी हो, चाहे सुपोषण योजना हो, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, चाहे विभिन्न विकास योजनाएं जो सुरेंद्र जी बता रहे हैं, इसका कितना असर जनता में है और विपक्ष कितना इसमें कमियां निकाल पाती है। भूपेश बघेल ये जानते थे कि केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पर भाजपा आगामी चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी, इसलिए केंद्र सरकार की योजनाओं के बजाय अपनी योजनाओं को ज्यादा प्रमोट किया है, और उसी चलते हुए 2800 रुपए तक धान खरीदी की बात की। क्या इसको क्रॉस कर पाएगी, क्या जनता के बीच में भूपेश की छवि बनी है उसको तोड़ पाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जामवंत की भूमिका इतनी आसान नहीं है। जिस तरह से भाजपा के सभी नेताओं को एकजुट करके उनको कार्यकर्ताओं के बीच एक विश्वास, नेता और कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास पैदा करके आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए अजय जामवाल आए हुए हैं छत्तीसगढ़ में, जहां पर वो लगातार संगठन को मजबूत करने की कोशिशों के तहत बैठकें कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा क्या अजय जामवाल के लिए ये डगर उतनी ही आसान है जितनी उनके लिए और प्रदेशों में रही है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।